शिखर पर निफ्टी है। नए शिखर पर निफ्टी बैंक है। बाजार में मन रहा है जश्न। निफ्टी ने 22,780 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 130 अंकों का उछाल है। तो दोनों इंडेक्स ने नया शिखर बना लिया है। हालांकि निफ्टी बैंक से उम्मीद नहीं थी कि कल की बड़ी तेजी के बाद आज भी उतनी रफ्तार दिखेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में अब से घंटे भर पहले जो रफ्तार पकड़ी है बाजार ने, उसको और मोमेंटम दिया है। 525 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक और 50,000 का जो एक जादुई आंकड़ा हम कहेंगे, उससे अब सिर्फ 50 अंकों की ही दूरी रह गई है निफ्टी बैंक में। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2 दिन में जो तेजी है निफ्टी बैंक की तकरीबन 1700 अंकों के आसपास की हो गई है। नए शिखर पर ये दोनों के दोनों इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी तेजी के पक्ष में ही है। ऑटो शेयरों से आज निफ्टी को जोश मिल रहा है। बैंकिंग शेयरों ने थोड़ी सी लेट सपोर्ट किया है, लेकिन एक्सिस बैंक हो गया या फिर इंडसइंड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी के सभी बैंक आज बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 का हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार में हैं और ये एफएनओ का हाल आपको बता रहे हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपको गाइड करेंगे कि बाजार की इस ऊंचाई पर आपको क्या करना चाहिए। क्या बाजार की ये तेजी बढ़ेगी? क्या रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा बाजार में बढ़ रहा है? ये भी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले डिम्पी आपसे समझना चाहेंगे, 50,000 के आंकड़े की बातचीत कर भी रहे थे। ये भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि जल्दी ही आ जाए और बिल्कुल अब साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं 40-50 अंकों का फासला रह गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार को और डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, यूफोरिया तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बैंकिंग काउंटर्स का लेगार्ड था, पिछले 4 महीने के बाद इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। ये तब से थोड़ा पाइल अप होने की कोशिश कर रहा था। खासकर निजी बैंक, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। निजी बैंकों पे काफ़ी हद तक दारोमदार था, वो चले हुए नहीं थे। उनकी वेटेज है 70% की। इसलिए आज आप देखो, आज एक्चुअली में मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी नहीं चला, आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी का ढांढस बताया। अगर आप ये पूरा चार्ट इस समय देख पा रहे हैं, साथ ही एक बार निफ्टी का भी चार्ट दिखाइएगा। इसको हटाइए, एसबीआई 1 मिनट, एसबीआई की कोई बात ही नहीं हुई। ठीक, पहले निफ्टी दिखाइए और फिर बैंक निफ्टी दिखाइए। देखो आप बैंक निफ्टी के अंदर ना दिन भर में धीरे धीरे करके मोमेंटम बनता रहा। ये एक तरह का आपको सपोर्ट की तरह खड़ा रहा। अब आप दिखाओ बैंक निफ्टी का चार्ट। अब वहाँ पर देखिएगा कि एक लेवल तक तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ट्रस्ट मी, 1-2 बार ऐसा मौका नहीं, दिन में कम से कम 7-8 बार ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लाल निशान में गए हैं और वो 50-50, 100-100 पॉइंट तक नीचे चले गए थे वो। लेकिन उसके बाद जब निफ्टी ने अपनी सपोर्ट्स को किसी तरह से नहीं खोने दिया तो बैंक निफ्टी के वही शेयर्स वापस निकल के आए। सुबह हमने आपको जब नोटिस करवाया था, वो 5 के 5 शेयर्स आपको लाल निशान में थे। अब वो 5 के 5 शेयर्स आपको वापस से हरे निशान में दिखेंगे। आप कोई भी बैंक का, निजी बैंक का शेयर उठा के देख लीजिए, सिर्फ एक कोटक को छोड़ के, कोटक को छोड़ के आप कोई भी निजी बैंक फाइए, एचडीएफसी कीजिए, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आपको सब डेज लो से ऊपर आए हैं। इसलिए हमने आपसे कहा था कि आज का दिन भी ना इन बैंकिंग के क्लस्टर्स को देखने का दिन है। दूसरा, सुबह शॉर्ट करने से आपको मना किया था कि शॉर्ट मत करना, बाजार फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ भी हमने आपसे सुबह कही थी कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते रहो और हो सकता है बाजार नए हाई पे, नए लेवल। देखो, अब कोई आदमी ये कहे कि ऑल टाइम हाई लग गया तो फिर आप रेजिस्टेंस कैसे चेक करोगे? रेजिस्टेंस तो चेक होगा ही नहीं ना, वो तो चलेगा ही, और हो सकता है और भी चलता चले। तो बाजार के अंदर कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि जब आप किसी रूल्स, किसी रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते और एक यूफोरिया आपको ड्रैग करते हुए लेके जाता है। ये कुछ वैसा ही माहौल आपको दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी सचेत थोड़ा करूंगा आपको। मैं 2 वजहों से सचेत करूंगा। पहला पॉइंट, मेरे को ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी से कोई प्रॉब्लम है 50,000 आ जाए। मेरा तो खुद अपना टारगेट है 50,000 का और ये मैं कई बार आपके सामने रख भी चुका हूँ। अब आप देखो, मैं उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ उस 50,000 से, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाज़ार यहाँ पे आके एक राउंड का हाथ बदला ज़रूर करेगा। हाथ बदला कहने का मतलब है कि एक राउंड के लेवल्स के बायर सिस्टम से बाहर जाएंगे, नए बायर्स आए या सेलर्स आए, उस समय की बात होगी। तो आपके अगर कोई प्रॉफिट्स चल रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना और नया सौदा लेते समय अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से डिस्टर्ब मत करना। लेने की मनाही नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट अपना चेक करके लेना। मैंने सुबह भी बात बोली कि मैं आपको शॉर्ट करने के लिए मना करूंगा और साथ ही में लेने के लिए तो आपको कहूंगा कि आपको लेना तो भले लो, लेकिन आपका रेशो 1:1 का होगा। तो ये सारे डाटा क्लब्स ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, 2 चीज़ें बैंक निफ्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो एफआईज की होल्डिंग, मेरे को लगता है कि आज होल्डिंग्स एफआईज की फिर से बढ़कर आएगी शाम को।
और दूसरा इनकी वेटेज। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप अगर थोड़ा भूल रहे हो तो कल मार्केट की छुट्टी है, तो कल बाज़ार एक गैप करेगा, तो उसके बाद यूएस मार्केट्स में कुछ फेड के बयान भी आएंगे। तो ऐसा ना हो कि ये बढ़ा हुआ बैंक निफ्टी कहीं दिक्कत में आए। ये मैं आपको ये सचेत कर रहा हूँ सिर्फ, हाँ, ऐसा कुछ मेरा शॉर्ट वोट करने का इरादा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सचेत कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। तो 3-4 चीज़ों को अपना ज़रूर चेक करके देखते रहना, टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स, टाइम टू टाइम स्टॉप लॉसेस अपने फॉलो करते रहना। रुचित जैन, अविनाश गोरक्षकर, आयुष मेहता और राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, मैं आपसे शुरू करूंगा। माफ़ी चाहता हूँ पहले तो आज के लिए। ठीक है रुचित, आपसे शुरू करेंगे। बाजार पर ज़रा एक व्यू दीजिए, क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है। ये दूसरे सत्र में निफ्टी चल रहा है, रिकॉर्ड हाइज बने हैं और निफ्टी बैंक ने भी नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, 50,000 पर नज़र है। रुचित, क्या चार्ट्स देखकर, आंकड़े देखकर आपको ये कन्विक्शन आ रहा है कि ये जो तेजी है यहीं पर थमेगी नहीं, ब्रेक नहीं लगेगा, बल्कि बाजार अभी और चलेगा? वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, बाकी सभी मेंबर को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल अभिषेक जी, मार्केट्स के ट्रेंड की तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट्स का काफी स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट के ट्रेंड दो तरह से हम देखते हैं, एक तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो बनता है, सेकेंडली मार्केट ब्रेथ कैसी रहती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ब्रेथ में अगर कुछ वीकनेस है तो हम थोड़े से कॉशियस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिसेंट जो करेक्शन है 1000 पॉइंट का, 1750 से लगभग 21,750 800 के आसपास तक हमने करेक्शन देखा था। वो करेक्टिव फेज में भी आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में कोई सिग्निफिकेंट सेल ऑफ नहीं था और लगातार हम ये ब्रॉडर मार्केट्स में नए ऑल टाइम हाइज मिड कैप स्मॉल कैप में बना रहे थे। अब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जब से ये सीरीज की शुरुआत हुई है, मई सीरीज के, आप देखेंगे जो लीडरशिप है वो फिर से लार्ज कैप स्टॉक्स ने ली है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेशली जो लीडरशिप बन के आया है। और अगर आप डेटा भी देखेंगे तो जो रोल ओवर्स हुए थे पिछले हफ्ते, वो रोल ओवर्स एवरेज से कम थे। और पोजीशंस देखेंगे तो जो शॉर्ट पोजीशंस एफआईएस की बहुत ज्यादा थी, वो कम शॉर्ट्स रोल ओवर हुई थी। इसके कारण आंकड़े रोल ओवर्स के लेस देन एवरेज थे। अब एफआईएस के जो डेटा थे उसमें उनके लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ये सीरीज की शुरुआत में लगभग 32-33% के आसपास था, यानी 32% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी और बाकी की पोजीशन 68% ऑफ द पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे थी। अब लास्ट 2 दिनों में ये रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। कल के सेशन में उन्होंने 37,000 नए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में, और जो उनकी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस है उसमें से कुछ 15 के 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए, शॉर्ट पोजीशंस कम की। और जो 32% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी वो 44% के रेंज में आ गई है। सो ये रेशियो का बढ़ना क्लियर इंडिकेशन है कि वहां पे एफआईआई जो शॉर्ट्स है मार्केट्स पे, वो भी शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं और फ्रेश लॉन्ग के एडिशन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेटा भी यहाँ पे काफी सपोर्टिव है मार्केट के लिए। अब आई थिंक डिम्पी जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ऑल टाइम हाई पे है तो मोमेंटम नो कंटिन्यू रह सकता है और उस पे लेवल्स हम काफी इंपॉर्टेंटली देखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं पिछले करेक्शन के, वो आपको लेवल्स प्रोजेक्ट करने के लिए एक हेल्प दे सकते हैं कि कहाँ तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट्स आएंगे। और जो ये रिसेंट करेक्शन आया था 1000 पॉइंट का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी करेक्टिव फेस किया था, उसके अगर हम रिट्रेसमेंट्स लेते हैं 127% रिट्रेसमेंट, तो निफ्टी के टारगेट्स 23,050 के आसपास आ रहे हैं और बैंक निफ्टी के टारगेट्स 50,600 के अराउंड आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से वो टारगेट जब तक अचीव नहीं होते तब तक ये मूव और कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, 23,050 तक की लेवल्स देख रहे हैं रुचित निफ्टी में। और निश्चित तौर पर रुचित, कल की जो बाइंग थी बाजार की, हालांकि कल दिन में समझ में आ गया था कि नहीं, बिना एफआईएस की सपोर्ट की संभव नहीं है। और कल जब डेटा आए फाइनली, तो 5 सत्र के बिकवाली के बाद बाई के फिगर भी आए और आज भी उम्मीद करके चल रहे हैं कि आज भी एफआईएस की तरफ से भी आंकड़े ठीक ठाक आए हैं, कम से कम कैश सेगमेंट में। इस बीच आईओसी के नतीजे आ गए हैं स्क्रीन पर। राजेश जी, इसका जरा चार्ट आप खोल कर रखिए, आपके पास आएंगे और फिर हम क्लोजिंग के ट्रेड भी लेंगे। लेकिन अब मुनाफे में हम 40% की भारी भरकम गिरावट देख रहे हैं। आय में 1% की कमी है, 1,97,000 करोड़ रुपए के आसपास की आय है और 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। जो ही आईओसी के नतीजे हैं, शेयर में हमने कमजोरी बढ़ती हुई देखी है और अब दिन के निचले स्तर पर 2% की गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। राजेश जी, मुनाफे पर बड़ा डेंट, 40% का ईयर ऑन ईयर। चार्ट जरा बताइए सर, 2% की गिरावट तो हो गई है, इसका सपोर्ट कहां पर होगा और किसी के पास है तो स्टॉप लॉस क्या लगा कर रखें? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो यस, रिजल्ट के बाद एक
नीजर रिएक्शन जरूर देखने को मिला स्टॉक में, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। 169 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये करेक्शन जो आया है इसमें 169 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो हमें लगता है कि वापस यहाँ पे अपमूव बढ़ते हुए दिखेगा स्टॉक का। और जैसे ही स्टॉक में 178 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक का अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। देन वहां से 190 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। बट मुझे लगता है ये डिप में 169 के आसपास अगर ये स्टॉक सेटल होता है, ये सप्लाई सेटल होती है, तो वहां पे एक बार वापस से इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 166। ठीक है, 169 के आसपास आए तो फिर आप बाइंग की कोशिश कीजिए आईओसी के शेयर में 166 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। इस वक्त 173 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 2% की गिरावट है, कमजोर नतीजे प्राइमा फेसी दिख रहे हैं। आगे हम देखना होगा कि अच्छा बाकी आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं आईओसी के, लेकिन मुनाफे पर बड़ी चोट है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सेंटिमेंट कमजोर यहाँ पर हो रहा है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की और आपके लिए जानते हैं मुनाफे वाले धमाकेदार शेयर। राजेश जी आपसे ही करेंगे, बताइए सर आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर है आपका भरोसा? तो अभिषेक जी 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। पहला स्टॉक है सूर्या रोशनी। ये स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक जिस तरीके से वीकली चार्ट में एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, हमें लगता है सूर्या रोशनी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 655 660 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 617 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, और उसमें पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पे हमारा भी बुलिश है। यहाँ पे स्टॉक को देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। और जिस तरीके से पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस ही एक अच्छे मोमेंटम में, हमें लगता है पीएनबी में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 148 150 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 138 का। और तीसरा स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से, जिसमें अशोक लीलैंड हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ये ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। हमें लगता है अशोक लीलैंड का ये ब्रेकआउट इसको 201 204 की तरफ लेके जा सकता है। अशोक लीलैंड पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 189 के आसपास। ठीक है, तीनों के तीनों बढ़िया स्टॉक, तीनों के तीनों तेजी वाले शेयर, सूर्या रोशनी और पीएनबी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और अशोक लेलैंड पौने 200 रुपए के आसपास का भाव था, तो इस पर लोग काफी बुलिश थे कि 200 रुपए तक ये शेयर जाएगा। 192 तक का सफर तो तय कर लिया है, आगे भी इसमें तेजी की उम्मीद है। और पीएनबी के लिए लक्ष्य होगा 148 रुपए का। राजेश जी की तरफ से अशोक लेलैंड का लक्ष्य 200 के पार 201 रुपए। आयुष आपके शेयर कौन से होंगे क्लोजिंग ट्रेड को लेकर? Very good afternoon everyone and very good afternoon to all the viewers and panelists. मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल होंगी। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा इप्का लैब पे। अगर हम इप्का लैब की बात करें तो इसकी डेली और वीकली चार्ट पे एक बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है और उसका ब्रेकआउट हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा, प्लस हायर टॉप हायर बॉटम पे स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लगता है इप्का लैब को यहाँ से डेफिनेटली बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1400। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1310 रुपए का रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा एक रिवर्सल ट्रेड है, ये है सामी होटल्स पे। अगर हम सामी की बात करें तो एक रिवर्सल ट्रेड ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने अपने वीकली चार्ट पे एक बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना दिया है, बेस फॉर्मेशन है, प्लस आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन से अब टर्न करने लगा है और एक 100 डे मूविंग एवरेज का कंटिन्यूअसली स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में रैली आनी चाहिए। जब तक स्टॉक अपने आपको 195 के ऊपर होल्ड करके रख रहा है, मुझे इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं लगती। तो सामी को डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 210। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 190 का रहेगा। आयुष आपने कौन सा शेयर बोला? सामी होटल्स बोला आपने या सामी इंडस्ट्रीज? सामी होटल्स, सामी होटल्स, सामी होटल्स। ठीक है, सामी होटल्स है, सामी होटल्स। ठीक, ये 2 शेयर हैं आयुष की तरफ से। फटाफट रुचित अपने शेयर भी बता दीजिए, उसके बाद हम अविनाश जी से फिर आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो अभिषेक जी पहला कॉल है कि हमारा एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी की सलाह। स्टॉक एक लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है, प्राइस अपमूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है। सो यहाँ पे 655 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 710 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स के 4 सेक्टर्स अच्छे हैं। पिछले कुछ समय में कंसोलिडेशन फेज डेफिनेटली स्टॉक में दिखा है, लेकिन ये पूरा कंसोलिडेशन में कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग या वॉल्यूम बेस्ड करेक्शंस नहीं रहे। तो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है यहाँ पे। तो टाटा मोटर्स हमें लग रहा है कि करंट लेवल से एक अच्छे मोमेंटम में आ सकता है। 995 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 1050 के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स को खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है।
अविनाश सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आरईसी पीएफसी के अंदर आज फिर से बहुत ज़ोरदार मोमेंटम है सर, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पावर स्टॉक्स अभी भी काफ़ी ड्यू हैं, शायद तेज़ी और दिखा सकते हैं। पिछला साल बहुत ही शानदार था और ये पॉलिसी बेस्ड है, आपको भी पता है अगर सरकार रिपीट कर जाती है तो फिर पॉलिसी जो एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट होता है वो ज़रूर आता है। सर आरईसी पीएफसी को अभी और कितना देखा जा सकता है ऊपर, ये कहीं तो जस्टिफाई करेंगे ना वैल्यूएशन। आप इसका साल का चार्ट दिखाना प्रोड्यूसर साहब, अविनाश सर जब बोल रहे होंगे आप इसका ईयरली रिटर्न दिखाना आरईसी और पीएफसी का। अविनाश सर बताइए सर कहाँ तक जा सकते हैं और क्या जस्टिफिकेशन है वैल्यूएशन का। देखिए पहली बात तो डिम्पी, आरईसी के जो नतीजे आ गए मेरे ख्याल से उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। मेरे ख्याल से यही कारण है कि आज स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन, उसके बाद पावर फाइनेंसिंग, ये सारे ऐसे सेगमेंट्स है जो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल के लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, क्योंकि सप्लाई साइड से बहुत कम कैपेसिटी आ रही है, डिमांड बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो हमको लग रहा है कि देखिए किसी को भी अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर फाइनेंस और पावर जनरेशन, ये तीनों सेगमेंट्स में थोड़ा थोड़ा निवेश होना चाहिए। अगर आरईसी की बात करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 560 565 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। पीएफसी भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे पॉसिबल लग रही है, क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो फंडिंग का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से चल रहा है। अगले 2-3 साल के लिए एक बहुत बढ़िया पोटेंशियल आने वाला है। प्लस अगर नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद तो बजट में पावर जनरेशन को लेके और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आरईसी में भले ही आज 8-9% स्टॉक ऊपर है, पर जिस दिन मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि थोड़ा बहुत मार्केट यूफोरिया के जोन में जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। बट अच्छे शेयर्स अगर आपको निचले लेवल पे मिलते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा रहेगा। देखिए नॉर्मली जब मार्केट 52 वीक हाई लगाता है तभी आपको थोड़ा सा कॉशियस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि आने वाले महीने में, मई के महीने में इलेक्शंस पूरी तरह से हेक्टिक होंगे, क्या नतीजा आएगा, किस प्रकार के ट्रेंड्स आएंगे। बट लग तो रहा है कि मार्केट्स बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है कि 400 सीट्स बीजेपी जीतेगी। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको एक मॉडरेट करेक्शन भी देखने को मिले। तो ये आपको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। हालांकि हमको लग रहा है कि डेफिनेटली नतीजे जो आएंगे वो मोरलेस आई थिंक इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन रहेंगे। लेकिन इलेक्शन में हम कुछ कह नहीं सकते, तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ले लीजिए और थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तभी उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। तो आरईसी में करंट लेवल पे वही खरीदे जिनको 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना है, अदरवाइज थोड़ा सा करेक्शन के बाद इसको खरीदे तो मेरे ख्याल से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अविनाश सर ने देखिए सारी चीज़ें आपको बता दी और वो जो इलेक्शंस वाला पॉइंट है वो भी उन्होंने अच्छे से कनेक्ट करके बता दिया। मैं एक चीज़ का ज़रूर आपको बोलूँगा, एक तो ये 400 सीटें प्लस वोटिंग परसेंटेज, तीसरा बीजेपी की इंडिविजुअल सीटें कितनी आती हैं, एनडीए की नहीं बोल रहा मैं, बीजेपी की इंडिविजुअल सीटें कितनी आती हैं। मार्केट के 3 पैरामीटर्स हैं चेक करने के जो बाज़ार में चल रही हैं बातें, कि एक तो वोट का परसेंटेज बढ़ते रहना चाहिए, घटे नहीं। अमूमन अब तक 2 चरणों में वोट का परसेंटेज कम आया हुआ है। दूसरा पॉइंट 400 प्लस और माइनस, इसकी भी कैलकुलेशन डालेगा मार्केट। और तीसरा बीजेपी की इंडिविजुअल सीट्स कितनी आती हैं। खैर इन सब पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। सोनी पटनायक हमारा वेट कर रही हैं, उनसे जानते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए क्या है आज आपका ऑप्शंस का चैंपियन में। जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, यहाँ पे हम बर्जर पेंट रेकमेंड करना चाहते हैं। देखिए लास्ट 4-5 डे से बर्जर पेंट एक 500 का लो सपोर्ट होल्ड करके कंसोलिडेट करा था 500 से 510 के रेंज में। तो वो कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेकआउट आज आया है, प्लस यहाँ पे जो वो बेस है 500 वो भी होल्ड कर रहा है। सो एक टेम्परेरी बॉटम आउट यहाँ पे नजर आ रहा है चार्ट्स पे भी और डेरिवेटिव डेटा पे भी। 500 के पुट में अच्छे से ओपन इंटरेस्ट एडिशन है जहाँ पे वो सपोर्ट नजर आ रहा है। सो एक पॉजिटिव व्यू बनता है कि करंट लेवल 520 से एक बार 550 की तरफ बर्जर पेंट्स यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, एक अच्छा बाउंस ले सकता है।
तो यहाँ पे हम 540 कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहेंगे, जो कि अभी करीबन 6 रुपए में चल रहा है। आपको इसी रेंज पे बाय करना है 6 रुपए में, और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3 रुपए का। पहला टारगेट होगा 11 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 14 रुपए। और लॉट साइज बोजो पेंट का 1320 है। सो एज पर दी स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिस्क 3960 हो सकता है, और अगर व्यू सही जाता है और बर्जर पेंट यहाँ से बाउंस करके टुवर्ड्स 550 के लेवल को टेस्ट करता है, तो आपका एज पर द मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे आपका 9000 प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये एक सेफ स्टॉक है, थोड़ा क्रूड डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर ठीक है। ये नॉन बैंकिंग इस तरह का मार्केट का कोई बड़ा लीडर के तौर पर नहीं है, अलग से हटकर एक कमोडिटी बेस्ड शेयर्स है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी कॉल है 6 रुपये की खरीदी जाएगी, एक्सरसाइज प्राइस कम है तो ये आपके काम की बनती है। देखिए बाज़ार में जब हमने शुरुआत की थी तब नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ऑलमोस्ट अब हम ब्रेकिंग के साथ उतरे थे और महज हम दूर थे 50,000 से करीब 40-50 पॉइंट। अब हम थोड़ा बैंक निफ्टी के हिसाब से मैं बोलूँ तो देखिए बाज़ार के अंदर थोड़ा झटका लगा है। निफ्टी के अंदर सिर्फ अब बढ़त 71 पॉइंट की है और बैंक निफ्टी में बढ़त सिर्फ अब 250 पॉइंट की रह गई है, करीब 350 से 400 पॉइंट के साथ हमने शुरू किया था। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाज़ार वीक है, बस मेरा जिस समय मैं ओपनिंग नोट पे भी आपको बता रहा था, भाई एक चीज़ का ध्यान रखो, मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है, फ्यूरियस बुल रन है, और ये क्या हो रहा है ना, कब कहाँ पे किस जगह पर ऊपर नीचे कर दे थोड़ा बड़ा मुश्किल है समझना। अभी 1 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं था, 1 घंटे में चारों स्टॉक्स की वेटेज काम करेगी, चारों स्टॉक्स फिर से कहीं नीचे ड्रैग होने पे आए तो दिक्कत भी खड़ी करेंगे। ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, ये सिर्फ शेकिंग हो रही है, ये वीक हैंड्स को बाहर निकाल रहा है। इससे पहले भी मार्केट ऐसे कर चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास आके वो शेक करता है, बहुत ज़ोर से हिलाता है। तो कुछ मेरे को वैसा ही प्रोसेस लग रही है कि मार्केट शेक करके वीकर हैंड्स को सिस्टम से बाहर करेगा, बाद में 50,000 के दर्शन करवाएगा। इतनी जल्दी शायद हो सकता है आपको ना भी दिखे। खैर एनी हाउ हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जरा कुछ और शेयर्स पे पता करें। अच्छा वैसे मैं रुचित आपसे ही जानना चाहूँ, कोई बैंकिंग स्टॉक्स जिसमें लग रहा है कि जर्नी काफ़ी हद तक पूरी होगी और मेरे को 1 राउंड का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो कौन सा बैंक हो सकता है? रुचित आपसे है सवाल। आई थिंक नो बैंकिंग स्पेस में अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रख के ट्रेंड को राइड करने की सलाह दूंगा। आज मे बी एक्सपायरी डे के रिलेटेड हम थोड़ा सा मार्जिनल डिप वापस से 49,400 से 49,300 की रेंज तक देख सकते हैं, बट जब तक अब ये 49,000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक पोजिशनल स्ट्रक्चर्स इतने खराब नो बैंकिंग इंडेक्स के नहीं है, और जैसे रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से 50,600 के लेवल्स भी आगे चल के देख सकते हैं। सो बेटर है कि अगर पोजीशंस है तो वो ट्रेंड को राइड करे, और यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ठीक है निफ्टी बैंक को और बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर ये व्यू, लेकिन आज बाजार का टॉप गेनर है M&M और उसमें तेजी है 5% के आसपास की। अविनाश जी आपसे यही व्यू लेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी जो गाड़ी 3XO लॉन्च की है और उसको लेकर इनके प्लान्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, और जो सब कॉम्पैक्ट SUV वाला जो सेगमेंट है इनका लक्ष्य है कि 3 साल में नंबर 2 बन जाए। वैसे भी रेवेन्यू के शेयर के लिहाज से, मार्केट शेयर के लिहाज से SUVs में लीडर है M&M। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी की पोजीशनिंग को, और मौजूदा भाव से आज की बड़ी तेजी के बाद भी आपको कितना भरोसा है M&M को लेकर? क्या निवेश के लिए अभी भी सही स्तर पर है या फिर थोड़ा नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये जो गाड़ी है इसका पूरा इम्पैक्ट आपको पहला जो फर्स्ट हाफ रहेगा FY 24-25 तभी आपको वॉल्यूम्स का थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा। बट करंट ऑर्डर बुक भी अगर हम देखें कंपनी की तो कम से कम साल भर का ऑर्डर बुक उनके प्रीमियर व्हीकल्स पे अभी भी है, जैसे कि थार है, XUV 700 है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी कम से कम अगले 12-15 महीने के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मॉडल्स पे ऑर्डर बुक और पेंडिंग डिमांड काफी बड़ी है। प्लस महिंद्रा ने बहुत काफी टाइम के बाद डिजाइनिंग के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल में वो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि अगर हम टाटा मोटर्स को कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद इसको उतना P मल्टीपल मिलता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का 1-1.5 साल का नजरिया है
तो यहाँ पे डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं, थोड़ा सा एसआईपी करिए, मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा। बट मेरे ख्याल से एमएनएम स्टेडी रिटर्न्स देने वाला स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएशन देगा, लेकिन थोड़े टाइम में, इतना शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बनेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, आपको इसको खरीदना चाहिए। एमएनएम के शेयर को 2160 रुपए का भाव है। आज नया रिकॉर्ड भी बनाया है एमएनएम के शेयर ने। लेकिन ऑटो को लेकर जो पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन होती है ना, आज हर तरफ तेजी है, चाहे वो एंसिलरी हो, चाहे वो टायर वाले शेयर हो, यहाँ तक कि बैटरी वाले शेयर। एक्साइड में भी आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रौनक बनी है, खासतौर से सेकेंड हाफ में एक्साइड ने रफ्तार पकड़ी है और अब ये अपने शिखर पर ही कारोबार कर रहा है एक्साइड का शेयर। राजेश जी, एक्साइड जरा चेक कीजिए, 450 रुपए का भाव हो गया सर, बहुत तेजी चल रही है शेयर में। आप बताइए एक्साइड क्या तेजी और बनेगी शेयर में? एक्साइड इंडस्ट्री में यस एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है अभिषेक जी, और जिस तरीके से ऑटो एंसिलरी में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है कि यस एक्साइड इंडस्ट्री में यहाँ से फर्दर और अपसाइड आते हुए दिख सकती है। फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और आज के इस अपटिक में ऑलमोस्ट स्टॉक अपने इस फ्लैग फॉर्मेशन के अपर बैंड को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर स्टॉक आज 475 476 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से ये रैली नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है स्टॉक का नियर टर्म के हिसाब से, वो करीब 495 से 500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है या लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी यहाँ इनिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल बने रह सकते हैं। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना चाहिए, वो करीब होना चाहिए 468 के आसपास। जब तक 468 के ऊपर है, लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रख सकते हैं। ठीक है, तेजी के सौदे में आप बने रह सकते हैं। एक साइड में बढ़िया तेजी, 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। 481 रुपये 65 पैसे का इसने हाई बनाया है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। बाजार ऊपर से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है क्योंकि निफ्टी की जो तेजी रह गई है वो आधे से भी थोड़ी सी कम रह गई है, 22,700 के आसपास आ गया है और निफ्टी बैंक में 250 अंकों के आसपास की ही तेजी रह गई है। प्रेशर जरूर है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे कि बाजार खुलने के बाद शेयरों में एक्शन कहां पर हुआ है, खबरों के दम पर। मार्केट एट 3 लेकर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए मार्केट के अंदर। इस समय जब नया ऑल टाइम हाई बने या नया ऑल टाइम लो बने ना, तब मार्केट के अंदर थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, या साल का लो बने तब थोड़ा एक्टिव रहो, क्योंकि इस समय जो पोजीशनिंग हो रही होती है ना, बहुत काम की होती है और उसका दूरगामी असर पड़ता है। बैंक निफ्टी इस समय करीब 200 पॉइंट के ऊपर रह गया है, करीब 400 पॉइंट ऊपर जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो आप ये दिखा भी रहे हैं कि फॉर्म डे हाई से हम कितना नीचे आए हैं। निफ्टी भी आप देख रहे हो कि 90 पॉइंट हम करीब करीब नीचे आ चुके हैं। मैंने कुछ एक और शेयर्स भी चेक करता हूँ जहाँ पर आज थोड़ा प्रेशर भी बनता हुआ दिख रहा है। एक बार ज़रा रैमको सीमेंट लेके आएंगे, रैमको सीमेंट स्क्रीन पर, रैमको सीमेंट और एक टाटा कम्युनिकेशन, दोनों दिखाना। राजेश सर, या माफ़ कीजिए आयुष भाई, एक बार ज़रा दोनों शेयर आप चेक करना। आयुष जी आप चेक करना, हाँ, रैमको सीमेंट और एक टाटा कम्युनिकेशन, दोनों दिखाओ। दोनों का बिजनेस अलग अलग है, लेकिन रैमको सीमेंट ऑलमोस्ट डेज लो पे, टाटा कम्युनिकेशन डेज लो पे, अभी अभी आया ये भी डेज लो पे। एक बार चेक करना आयुष, दोनों शेयरों में से ज़्यादा वीकनेस किसमें और बढ़ेगी? कि यहाँ पे रैमको सीमेंट में वीकनेस थोड़े बढ़ने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है यहाँ पे, बिकॉज रैमको सीमेंट में काफी ऊपर के लेवल से हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम का ही फॉर्मेशन है। पर जैसे ये स्टॉक अभी 794 के आसपास चल रहा है कैश लेवल, एंड फ्यूचर लेवल है 799। जैसे ये स्टॉक 795 के नीचे निकल के ट्रेड करना शुरू कर रहा है, मुझे लगता है इसमें वापस 780 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली अगर इसको किसी को एसटीबीटी करना है तो इस स्टॉक को यहाँ से सेल किया जा सकता है। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इस समय निफ्टी के फ्यूचर्स बाकायदा लाल निशान में आ चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव है बाज़ार के अंदर। और आप, हालांकि मैं आज पूरा का पूरा क्रेडिट निफ्टी को इसलिए देना चाहता था क्योंकि निफ्टी ने ही आज बैंक निफ्टी को संभाला। सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी आया, फर्स्ट हाफ में तो बैंक निफ्टी दूर दूर तक कहीं पहुंचना, लेकिन निफ्टी के फ्यूचर्स, निफ्टी खुद अपने आप में लाल निशान में आ चुकी है। देखते ही देखते बाजार डेज हाई से
डेज लो की तरफ अब टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। बी अवेयर, सावधान, अटेंटिव रहिए। बैंक निफ्टी की जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने जब शुरुआत की थी करीब 400 पॉइंट लेके आए थे शो में, अब सिर्फ मेरे पास 90 पॉइंट्स आपको दिखाने के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इम्पैक्ट एक्सपायरी का और ज़ोरदार मोमेंटम के साथ अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपने चरम पर होती हुई दिख रही है ऊपरी स्तरों से। तो अवेयर रहना, अटेंटिव रहना और कुछ भी नहीं, बस यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजेश सर, कोई ऐसे शेयर्स जहाँ पर आपको एसटीबीटी या बीटीएसटी करने का मन हो इस समय? तो देखिए जरूर एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, बट हमें लगता है कि अगेन मार्केट का टेक्सचर ओवरऑल तो बुलिश ही है। तो यहाँ पे टिप्स जो मिल रही है इसमें हम बाय करने की सलाह देंगे, जहाँ पे हमें लगता है कि जो स्टॉक्स में एक अच्छे मोमेंटम में है और जहाँ पे एक अच्छी तेजी होने की संभावना है। हमें लगता है यहाँ पे एक स्टॉक जो कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला एक फॉलिंग चैनल का, जो कि है जुबिलेंट फूड, ये स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। हमें लगता है जिस तरीके से एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक जो ब्रेकआउट आज बना है, ये अर्ली साइन है यहाँ से कि एक बड़ी रैली की तरफ ये स्टॉक कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जुबिलेंट फूड पे व्यू बुलिश है और हम यहाँ एक्सपेक्ट करें यहाँ पे 480 की तरफ ये मोमेंटम आते हुए दिख सकता है जुबिलेंट फूड में, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। शॉर्ट साइड में हमें लगता है कि जो स्टॉक यहाँ पे एक वीकनेस दिखा रहा है और जहाँ पे एक ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन भी होते हुए दिख सकता है, वो है एबी कैपिटल। ये स्टॉक को देखें तो स्टॉक में एक बियरिश इनगल्फ फॉर्मेशन डेली चार्ट पे आप बनते हुए देख रहे हैं और स्टॉक में जो रैली थी हमें लगता है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 220-215 की तरफ। तो एबी कैपिटल पे एक शॉर्ट का ट्रेड एग्रेसिव ट्रेडर ले सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर्स में शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 235 के आसपास। स्टॉक्स के साथ साथ आप इंडेक्सेस पे चेक करो। अब मैं बता रहा हूँ मार्केट का ना धीरे धीरे टेक्सचर पूरा का पूरा आज इंट्राडे में शेक कर रहा है, जोल्ट कर रहा है। दिखाइए जरा वो बैंकिंग के वो सारे का सारे काउंटर्स। इनफैक्ट मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी दिखाना चाहूँगा, ये करीब 1% ऊपर था जब बाज़ार अब ठीक चल रहा था। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी अपनी बढ़त को खोया है और देखते ही देखते निफ्टी इस समय करीब 20 पॉइंट नीचे, इसके फ्यूचर्स करीब 25 पॉइंट नीचे, बस बैंक निफ्टी भी कुछ ही पॉइंट ऊपर है 21 पॉइंट। ये भी देखते देखते नीचे आ गया तो यहाँ पे भी आएगी। एचडीएफसी बैंक स्क्रीन पर दिखाओ जरा एक बार, एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई दिखाओ, कोटक तो खैर पहले से ही था। एचडीएफसी दिखाओ, आईसीआईसीआई दिखाओ, कोटक बैंक दिखाओ और एक एक्सिस बैंक दिखाओ। फिर से ये बैंक सारे नोटिस करने वाले हैं, प्लीज़ माइंड इट। आपको मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, आप भी सोचते होगे मैं बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ। सर वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि आज इस पूरे क्लस्टर को चेक करते रहो। इसने ना डिस्टर्बिंग इफेक्ट कल डाला था बाजार के अंदर, अब ये डिस्टर्बिंग इफेक्ट कॉन्टीन्यूटी होना चाहिए। अगर डिस्टर्बिंग आपने पंगा तो ले लिया, लेकिन पंगा लेने के बाद आपको फिर पूरा मुकाम पे पढ़ाना पड़ेगा। आपने 4 बैंकों ने पंगा तो ले लिया बाजार को चलाने का, लेकिन इन 4 बैंकों को कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाजार के अंदर जो आर्टिफिशियल राइज, जो आर्टिफिशियल फॉल हो रहा है ना, ये इतना जोर का शेक करेगा बेचारे रिटेलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आज मार्केट के अंदर जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे एक जिसे कहते हैं ना, एक ट्रेडर्स को तो ठीक है वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनको दिक्कत हो रही है आज मार्केट के अंदर। बट एनी हाउ हम आगे बढ़ते हैं। गौरव को अपने साथ जोड़ के एक बार जरा मार्केट का एक्शन आपके सामने रखते हैं, फिर कुछ और शेयर पकड़ेंगे। जी हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं हम IOCL के साथ, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं IOCL के। और अगर नंबर की बात करें तो कहीं पे खास नंबर हमें नहीं देखने को मिले थे। सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर बात करें तो नेट रेवेन्यू जो है वो 1% से डाउन है। एबिडा की अगर बात करें तो 30% से डाउन है। इवन एबिडा मार्जिन्स भी 5.3% पे है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7.8% पे थी। और इसी के साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें 40% का एक डाउनफॉल देखने को मिला था सीक्वेंशियल बेसिस के। हालांकि कंपनी ने 7 रुपये का डिविडेंड तो जारी किया है इन्वेस्टर्स के लिए, बट अगर हम शेयर्स में बात करें तो एक डिक्लाइन देखने को मिला था आज के दिन में। अगली बात करते हैं REC की, क्योंकि इस कंपनी की अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले थे। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 25% से ऊपर है YOY बेसिस पे। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 33% से ऊपर है। इसी के साथ साथ अगर नेट ग्रॉस NPA की बात करें हम, तो ग्रॉस NPA जो है वो 7 बिप से इंप्रूव हुआ है। कहीं पे नेट NPA में हमें कहीं पे एक चढ़ाव देखने को मिला था, 0.86 पे है ये अभी जो नेट
NPA है वो, बट इसी के साथ साथ कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है और इसी के साथ हमने देखा कि शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं सिम्फनी की, क्योंकि इस कंपनी के भी अगर नंबर्स में बात करें तो एबिटा में कहीं पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। 148% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन भी जो 7.5 पे था वो बढ़कर 17.2% पे हो चुके हैं और आखिर में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 200% का एक ग्रोथ देखने को मिला था YOY बेसिस के। इसी के साथ साथ अगर कहीं बात करें तो टैक्स एक्सपेंस जो थे वो लोअर थे इस क्वार्टर में और इसी के चलते हुए शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। जैसे हमें पता है कि इस शेयर ने एक तेज़ी हमें पहले ही दिखा चुका है, एक महीने में ही 50% से भी ऊपर है ये शेयर। बट अगर हम नंबर्स की अभी बात करें तो उसमें भी कहीं पे हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 13% से ऊपर, नेट प्रॉफिट जो है वो 36.5% से ऊपर है और अभी ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं पे 280 करोड़ के लेवल पे है और इसी के साथ साथ एबिटा मार्जिन्स में भी हमें सुधार देखने को मिला था। और आखिर में अगर मैनेजमेंट का माने तो मैनेजमेंट के कमेंट्री में काफ़ी एक पॉजिटिव व्यू भी देखने को मिला था। उनका मानना यह है कि कहीं पे लिथियम आयन बैटरी का जो भी प्लांट है वो ऑन टाइम चलेगा और इसी के साथ साथ अगर हम शेयर्स में देखें तो तेज़ी देखने को मिली थी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में। और आखिर में बात करते हैं खबरों के ऊपर जो शेयर है जो कि NHPC, जहाँ पे खबरों अगर सूत्रों का माने तो कहीं पे कंपनी ने कोलैबोरेट करने का डिसाइड किया है नॉर्वे की कंपनी के साथ और इसी के साथ साथ जो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए प्लांट रहेंगे वो NHPC अभी बनाने वाला है। और इसी के चलते अगर हम बात करें नंबर्स की भी तो Q4 के नंबर जो है वो कंपनी रिलीज़ करेगा 17 मई को और इसी के चलते अगर हम शेयर्स में भी बात करें तो एक कहीं पे तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। तो खबरों के दम पे और Q4 के रिजल्ट्स के दम पे इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आज के दिन में इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तमाम मोमेंटम इन स्टॉक्स में, लेकिन निफ्टी के साथ साथ अब निफ्टी बैंक को भी आप देखिए, बार बार बताना ज़रूरी भी है क्योंकि एक्शन बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। निफ्टी बैंक भी अब लाल निशान में आकर अब देख रहे हैं कि बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है। हल्के से गेंस आपको भले दिख जाएंगे लेकिन रेड में आ चुका है, यानी कि जो तेजी थी करीब करीब 500 अंकों के आसपास की उसको पूरी की पूरी गंवा दी है। 49,974 की हमने स्तर देखे, आज 416 पर कारोबार करे, यानी कि 550 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तर से निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी है 30-35 अंक नीचे इस वक्त कारोबार करता हुआ और जो भी तेजी थी सारी की सारी हवा प्रेशर बनाने की अगर बात करें तो मेटल स्टॉक्स, इसके अलावा IT स्टॉक्स ये प्रेशर बना रहे हैं। रिलायंस नीचे आया है और बैंकिंग स्टॉक्स ने अपनी पूरी की पूरी जो तेजी गंवाई है उसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी पर प्रेशर बन रहा है और इस वक्त गिरावट है। सेंसेक्स से 150 अंक नीचे, आज हमने 75,000 के दर्शन फिर से किए सेंसेक्स पर, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है। इस वक्त अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की संख्या आपको ज्यादा दिखेगी। हालांकि आज मिड कैप इंडेक्स ने, स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज इंट्राडे में नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया था, लेकिन पूरा टेक्सचर चेंज हो रहा है पिछले 15-20 मिनट में। और इस वक्त अगर आप देखिए FNO में भी बराबरी का मामला है, 90 शेयर इस वक्त हरे निशान में और लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। कुछ शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और एक व्यू जरा आपसे हम लेंगे अविनाश जी। ट्रेंट को लेकर नंबर्स इसके अच्छे आए, शेयर हमने देखा कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंचा, स्टोर एडिशन के अच्छे आंकड़े आए, ट्रेंट मल्टीबैगर साबित हुआ है। सर, आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि ये मल्टीबैगर के आगे भी रहेगा? आपको कितना भरोसा है शेयर पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, हर पैमाने पे ट्रेंड ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया है और मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। रिटेल स्पेस में देखिए तो सारी कंपनीज हैव डन वेल। अगर आप शॉपर स्टॉप का नंबर देखें, ABFRL का नंबर देखें, प्लस ट्रेंड का नंबर तो अच्छा आया ही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग आ रही है। काफी हद तक जो प्री कोविड के लेवल्स थे उससे भी कहीं ज्यादा डिमांड अच्छा इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो ट्रेंड में डेफिनेटली निवेशित रहिए। कोई भी अगर नॉर्मल या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेक्शन आता है बाजार में और थोड़ी गिरावट आती है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरह से 1.5-2 साल में चमका सकता है। ठीक है, पोर्टफोलियो को चमकाने का दम रखता है। ट्रेंट भी आपके लिए पोर्टफोलियो वाला ही स्टॉक है। और एक काम करते हैं, जरा डीलिंग रूम का हाल जरा चेक कर लेते हैं कि वहां पर किस शेयर को लेकर खबर गर्म है। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं।
जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है दीपक नाइट्रेट। और हमारी जो बातचीत हो रही है डीलर से, तो यहाँ पता चल रहा है कि HNI बाइंग देखने मिल रही है इस काउंटर में, और कुछ डिलीवरी बेस्ड भी है। हमारे चैनल चेक से समझ में आ रहा है कि दहेज प्लांट उनकी है, वहाँ पे एक टाइप से एक्सपेंशन सून देखने मिल सकती है और आने वाले हफ्तों में अनाउंसमेंट भी आ सकती है। अब ये जो है एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है फिनॉल का, वो जो है फोकस में रहेगा। और ये जो प्रोडक्ट है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में यूज़ होता है, तो इसके कारण जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है। चैनल चेक्स ये भी कह रहे हैं कि जो फिनॉल स्प्रेड होती है वो भी टुवर्ड्स द हायर साइड देखने मिल रही है पिछले एक हफ्ते से। और इसका जो फिनॉल स्प्रेड जब बढ़ता है तो कंपनी को जो है कामकाजी मुनाफे में जो है एक अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो मार्च के लो से स्टॉक 19% उठा हुआ है, और अगर चार्ट्स में हमने देखा तो 28 महीने का ब्रेकआउट भी दे सकता है करंट लेवल से। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। यहाँ पे HNI इंटरेस्ट भी आ रही है, और इंटरेस्टिंगली जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनकी ऑपरेशंस भी कमेंस हो सकती है दहेज के एक पोर्शन में। ठीक है, दहेज प्लांट के विस्तार की खबरें हैं और ऐसी चर्चा है ये मार्केट के में जो हमारे सूत्र हैं उनसे बातचीत के आधार पर ये सारी हम खबरें लेकर आते हैं। खबर गर्म है, HNI की तरफ से भी खरीदारी हो रही है दीपक नाइट्राइट के शेयर में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए हम BTST या फिर STBT ट्रेड अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, और जो भी शेयर जहां पर ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन है, जहां पर वॉल्यूम का प्ले है, बजिंग स्टॉक्स भी हम डिस्कस करते रहेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, 3:15 बज गए हैं और अपने एक्सपर्ट से अब ये समझते हैं कि उनकी BTST या फिर STBT के लिए कौन सी ट्रेड्स हैं। शुरुआत रुचित जी आपसे करेंगे। बाजार में तो देखिए ऊपरी स्तरों से काफ़ी प्रेशर बन गया, मतलब तेज़ी को लेकर लोग खुश हो रहे थे, उत्साह का माहौल था, वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। दोनों इंडेक्स लाल निशान में आ गए। आपका ट्रेड कौन सा है? बाय के ही सौदे हैं या फिर कुछ सेल के भी कॉल्स आपके रडार पर आ रहे हैं? तो फिलहाल मैं ब्रॉडर ट्रेंड के साथ ही जाऊंगा। हम यूजुअली कहते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और कुछ भी ऐसे करेक्शन आता है तो करेक्शन से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सो आई थिंक ये जो करेक्शन आ रहा है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की साइंस नहीं है, बट जस्ट आज एक्सपायरी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी सेशन है, इसीलिए हमने ये वॉलेटिलिटी हाई लेवल से बैंकिंग इंडेक्स में देखी है। बट अशोक लीलैंड में मेरा BTST ट्रेड रहेगा। अगर आप प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो 191 के आसपास अगस्त 2023 के हाइज बनाए थे, जिसके बाद एक मेजर करेक्टिव फेज या कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक गया था, और आज वो 191 के जो पहले के हाइस थे वो स्टॉक ने सरपास किया है, वो भी रीसेंट जो एवरेज वॉल्यूम्स है उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में। तो अशोक लीलैंड करंट लेवल्स पे BTST के लिए 188 के नीचे स्टॉप लॉस लेके खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक इसमें 197 198 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अशोक लेलैंड के साथ जा रहे हैं रुचित जी। ऑलरेडी 4% की तेजी हो गई है। राजेश जी की तो लिस्ट में है ये 201 रुपए के टारगेट के लिए। राजेश जी आपके BTST क्या है सर? आप कहां पर भरोसा दिखाएंगे? तो पहला स्टॉक कैश सेगमेंट से और उसमें किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जिसका NSE टिकर है KECL। अगर ये स्टॉक को देखें तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 155 160 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होंगे 136 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ट्रेंड का। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में, जरूर आज हायर साइड से डिप लिया है स्टॉक ने, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पे वापस से मोमेंटम बाइंग साइड पे बनते हुए दिखेगा, और ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 4500 550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 4350 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है वर्लपूल का। स्टॉक में अगर हम देखें वीकली सेटअप तो ये ऑलमोस्ट 4th-5th वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अप ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल के साइन देता हुआ दिख रहा है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1560 1570 की तरफ, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1505 के आसपास। ठीक है, 1505 रुपए का स्टॉप लॉस वॉलपूल के लिए राजेश जी की तरफ से। अविनाश जी रेमंड पर जरा एक आप व्यू दीजिए।
क्योंकि रेमंड अब सिर्फ ये अपैरल वाला या फिर टेक्सटाइल वाला प्ले नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट वाला भी प्ले है और कंपनी थाने से बाहर निकल के भी प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रही है। आज अच्छी तेजी है। रेमंड आपको लगता है कि सही भाव पर है अगर किसी को यहाँ पर बाइंग करनी हो, या फिर कोई और दूसरा शेयर आप सुझाएंगे? क्योंकि ये प्रॉक्सी प्ले है रियल एस्टेट का, कोई प्योर रियल एस्टेट प्ले अगर आप सुझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो रेमंड का जो बिजनेस मॉडल है वो मेरे ख्याल से अभी रियल एस्टेट से एनहांस होने वाला है और इनके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है। थाना से निकल के अगर ये दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में जाते हैं तो डेफिनेटली रिस्क भी थोड़ा कम होगा। मेरे ख्याल से अगर 2000 के करीब कोई खरीदता है तो अगले 6 से 12 महीने में अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो लोकेशन का होता है। अगर इनका लोकेशन सही है तो इनको प्राइसेस भी अच्छी मिलेंगी और इनकी इन्वेंट्री भी अच्छी तरह से बिकेगी। कोर बिजनेस तो वैसे भी काफी अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 2250-2300 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। और रही बात रियल एस्टेट के लिए, तो अभिषेक, हमको जो पसंदीदा स्टॉक है जो आपके चैनल पे हम काफी समय बोले हैं वो अनंतराज है। देखिए, अनंतराज में मुझे लगता है कि काफी अंडरवैल्यूड बिजनेस है, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट का तो कॉम्बिनेशन है ही, बट इनके पास डेटा सेंटर का भी बिजनेस है जो अगले साल से काफी अच्छी तरह से बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करेगा। करीबन 28 मेगावाट की कैपेसिटी दिसंबर 24 तक आएगी और इनके पास लाइसेंस कैपेसिटी 300 मेगावाट की है। तो अगले 2 साल में डेटा सेंटर बिजनेस तो रियल एस्टेट बिजनेस को भी ओवरटेक कर सकता है। बट करीबन और एक जो प्लस पॉइंट इस कंपनी के कि इन्होंने बिरलास के साथ बिरला नव्या नाम की एक जॉइंट वेंचर उन्होंने की थी, जहां पे 1000 करोड़ का कैश फ्लो उनके अगले 3 साल में मिलने वाला है। तो कंपनी एक्चुअली टेक ऑफ स्टेज पे है। मुझे लग रहा है कि इस साल करीबन 263 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो पिछले साल 150 करोड़ था। हमको लग रहा है कि FY25 के लिए 350 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आना चाहिए और प्राइस करीबन 425-450 अगले साल में पॉसिबल लग रहा है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है जो अभी शायद अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वैल्यू बहुत है और इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया जा सकता है। इस समय आपको मैं बता दूं तो बैंक निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। जैसे मैंने कहा था, कार्यक्रम की शुरुआत हमने करी थी 400 पॉइंट के साथ, 100 पॉइंट नीचे है। ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं। क्या ये ऐसे भी हो सकता आगे? यस। और ये बात मैंने आपको थोड़ा हिंट भी किया था सुबह कि अब जब भी बाज़ार बढ़ेगा, इंडिया विक्स पे आप ध्यान रखना, अब जब भी बाज़ार बढ़ेगा 12.5 तक वो हमारा है, 12.5 के ऊपर जब भी अब इंडिया विक्स बढ़ेगा ना, वो फियर लाएगा। ये फियर वैल्यूएशन का होगा, ये एक्सपायरी का होगा, छुट्टी का होगा, व्हाटएवर किसी का भी होगा, एक कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बिंग प्ले कराएगा। एक और चीज़ जो मेरे को बार बार नोटिस हो रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप फ्रंटलाइन शेयर्स पे चल रहे हो, लेकिन ये चीज़ ये क्वांटिटी इफेक्ट के साथ भी आनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आप छोटे मोटे शेक के साथ डर जाओगे। और मैं फिर से बोलूँगा कि बाज़ार एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, तभी तो आप देखो ना कोई भी डिप को कितनी स्मार्टली बाय कर लेता है, वो किसी भी डिप को स्मार्टली बाय कर लेता है। और आज सुबह जब हमसे क्वेश्चनिंग हो रही थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बताए, तब भी हमने कहा था हम तो सिर्फ वेट करेंगे, हमको कोई डिप चाहिए, हमारा कंफर्ट नहीं आ रहा कि हम इसके अंदर आ पाएँ, इस मार्केट के अंदर। आज हो सकता है हमसे एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुई हो सुबह सुबह, लेकिन अब जब बाज़ार गिरता है तब आपको लगता है कि अच्छा हुआ कि हमने माल नहीं लिया, तो हो सकता हमसे ना कटता और हमारे नीचे आके पोजीशन कटती। मैं फिर से बोलूँगा, जरा छुट्टी को अच्छे से एंजॉय कीजिए जो कल आपको मिल रही है, उसके बाद आना, फिर से नए तरीके से बाज़ार को देखना। ये बैगेज वैगेज ज़्यादा मत लेके जाओ आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी भी हरे निशान में खड़ा हुआ है, सिर्फ 1-1.5 रुपये की बढ़त के साथ, नहीं तो ज़्यादातर मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो इस समय नीचे आ चुके हैं। एक बार जरा आप मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी दिखाएं। आपको ध्यान है ना, सुबह 1 से 1.5% ये शेयर ऊपर थी, यानी कि ज़्यादातर शेयर ऊपर था, वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। ये मिड कैप का और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डेज लो पे आके अभी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अलग अलग फैक्टर्स जो है मैं सब के सब आपको नोटिस करा रहा हूँ। एक काम और करता हूँ, जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखाना, नहीं वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बस एक ही शेयर है अडानी एंटरप्राइजेज़ और थोड़ा अंबुजा, और इसके अलावा कोई ख़ास बड़ा कोई शेयर के अंदर कोई गिरावट तो नहीं दिख रही है। ठीक है, एनी हाउ अविनाश सर, ये स्मॉल कैप और मिड कैप पे वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी जैसे रुचित भी अपने स्टार्टिंग नोट पे बोल रहे थे कि पहले ये पूरी तेज़ी जो हाथ में थी, जो दिख रही थी, वो स्मॉल और मिड कैप में थी, ये थोड़े आउटराइटली बाहर हुए, आउटशाइन होने लगे फ्रंट लाइन शेयर्स। अभी भी जो डिप मिल जाए बाज़ार का, मान लो थोड़ा और मिलता है तो क्या फ्रंट लाइन पे रहें, स्मॉल कैप से फिलहाल अभी दूर रहें क्या?
नहीं, आई थिंक डिम्पी देखिए, दोनों फ्रंट लाइन और मिड कैप में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना है। मुझे लग रहा है कि देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में भरपूर तेजी हो चुकी है, तो इंक्रीमेंटल अपसाइड शायद अभी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट लेकिन अभी भी ऐसे काफी मौके हैं जहां पे हमको लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में आपको एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। मिसाल के तौर पे ऑटो कंपोनेंट्स में सीआई ऑटोमोटिव में देख रहा था, नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। करीबन 480 का भाव सुबह चल रहा था, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प हो सकता है मिड कैप स्पेस में। और रही बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, तो पीएनबी हाउसिंग के नंबर्स कल बहुत बढ़िया नंबर आ गए हैं, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। करीबन 800 रुपए का भाव मैंने देखा था, अभी तो हाँ, अभी 800 के ही करीब चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 57% का प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो गई है, तो यहाँ पे भी 950 950 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो देखिए, आपको गिने चुने स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। लार्ज कैप डेफिनेटली थोड़ा सा कंफर्टिंग जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि मिड कैप में भी अगर आप सही स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म रखते हैं, तो पैसा जरूर बनेगा। बट हाँ, आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव और थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो बढ़त हो गई है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टिव रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई बायस रखना नहीं चाहिए मन में कि स्मॉल कैप को अवॉइड करे, लार्ज कैप में ही जाए। जहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, जहां पे भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, वहां पे एटलीस्ट थोड़ा निवेश करें, क्योंकि मार्केट डेटा को ही रिस्पेक्ट करता है। डेटा को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डेटा रीडिंग आपकी जितनी शार्प होगी उतना आपको बाजार अच्छे से समझ में आएगा। मैं कई बार बोलता हूँ, भाव और भावनाओं का खेल है, तो भावनाओं को अगर साइड करके सिर्फ भाव पे आ जाएंगे तो आपको फाइन ट्यून होता जाएगा। राजेश सर, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछूं, इजाज़त है? आप बोलेंगे तो फिर मैं पूछता हूँ, पहले आप हाँ बोलो ऑन एयर। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए डिम्पी जी। पूछ लेता हूँ सर। फिर आप सर मेरे को ये बताइए, ये बैंक निफ्टी के अंदर और गिरावट में करीब बैंक निफ्टी 400 पॉइंट टूट सकता है। मैं एक पुट लेके चला जाऊं? आप कहोगे तो, अगर आप कहोगे नहीं तो फिर नहीं। 400 पॉइंट मेरे को और गिरावट लगती है, 49,000 आ जाएगा। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ सीधा फ्यूचर शॉर्ट करने की, इसलिए पुट लेना चाहता हूँ। आप बोलोगे हाँ तो लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। डिम्पी जी, मैं यहाँ पे 49,300 अगर टूटता है फ्यूचर में तो ही शॉर्ट करूंगा, अभी नहीं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि फुट बेस्ड कंसंट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, और आज एक्सपायरी का एडजस्टमेंट भी है, तो उसके चलते एक डिप जरूर देखने को मिला है। शॉर्ट अगर ओपन करके लेके जाना है तो मैं 49,300 अगर टूटेगा फ्यूचर्स में तो मैं जरूर शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, और हो सकता है फिर वहां से हमें 300 पॉइंट का डिप मिलेगा। फिर एक पॉइंट और बता दीजिए, ये टाटा केमिकल्स 1073 पे चल रहा है। आज रिजल्ट का इम्पैक्ट इसने बाजार की गिरावट में भी 2% नीचे था, और बाजार की बढ़त में भी ये 2% ही नीचे है। तो इसका मतलब ये अपने आप को रिजल्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। मार्केट की हवा इसको आज नहीं लगी, तो ये बस हो गया, रिजल्ट का इम्पैक्ट खत्म। राजेश सर, आपसे ये सवाल, बढ़ने और गिरने में उतना ही रहा। ये चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, अब बताइए क्या करना है। जी, टाटा केमिकल देखें तो काफी समय से अगर हम देखें तो केमिकल बास्केट में अभी भी ये स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस है, एक साइडवेज रेंज में ही ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसमें मेजर जो सप्लाई जोन बना हुआ है वो करीब है 1140 के आसपास, और हमने देखा कि मल्टीपल टाइम स्टॉक वहीं से करेक्ट होते हुए दिखा है। तो जब तक ये 1130-40 की रेंज को क्रॉस नहीं करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, जो भी उछाल आएगी वहां पे एक सप्लाई ही बनते हुए दिखेगा। ऑन द डाउन साइड यस, स्टॉक वापस अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ये करीब 1050 के आसपास इसके एक अच्छे सपोर्ट बने हुए। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे नहीं प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। या तो 1050 तोड़ेगा तो फिर फर्दर सप्लाई आएगा, या फिर ऊपर में 1120-30 की रेंज तोड़ता है तो बाइंग का फ्लो यहाँ पे आते हुए दिखेगा। टाइमिंग के लिए अगर जो साइडवेज स्टॉक है, हमें लगता है कि इस तरीके के मार्केट में साइडवेज स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें। अवॉइड कर देंगे सर, आप कह रहे हैं तो अवॉइड कर देंगे। अविनाश जी, एक शेयर पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, वो है बायोकॉन का। हालांकि हिस्टोरिकली ये स्लो मूवर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सत्र से हमने इसमें थोड़ी जल्दी तेजी देखी, 300 रुपये के ऊपर के स्तर भी देखे। आपसे सर ये जानना चाहेंगे, आपसे कई बार चर्चा हुई है इसके बायोसिमिलर कारोबार को लेकर कि वहां से रियलाइजेशंस होंगे तो थोड़ा
रफ्तार और बढ़ेगी, बट उतनी रफ्तार बनी नहीं है। क्या लगता है आपको सर कि बायोकॉन ये गिरावट पर खरीदने वाला शेयर है या फिर अवॉइड करें, छोड़ दें इसको? मेरे ख्याल से देखिए बायोसिमिलर का बिजनेस जो है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव है और उसमें अभी भी मार्केट को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि ये कभी कमर्शलाइज होगा, इस प्रकार का रेवेन्यू पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे चल के वो बायोसिमिलर का बिजनेस डीमर्ज करके उसको सेपरेटली लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। प्लस मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, जो ज्यादातर इनका इंसुलिन का बिजनेस है, वहां पे स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है। बट अगर हम दूसरे फार्मा कंपनीज को कंपेयर करें तो हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ग्रोथ जो नंबर्स आ गए हैं वो थोड़े से निराशक है। आई थिंक नंबर्स मार्केट को सेटिस्फाई करने वाले नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए होपफुली अभी जो सिंजीन का नंबर आ गया है, सिंजीन तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में इनकी सब्सिडरी है, सिंजीन ने काफी अच्छा काम किया है। तो मेरे ख्याल से देखिए जिनको साल 1.5 साल का नजरिया ही लेना है वहीं पे ये होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग मुझे नहीं लगता अभी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नियर टर्म में दिखता नहीं है जिससे कि कोई बड़ी रीरेटिंग आए। तो मेरे ख्याल से प्राइस में तो पूरी तरह से नेगेटिव डिस्काउंट किया है, लेकिन अपसाइड के लिए ग्रोथ वापस आना चाहिए, जो शायद अभी 1-2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा और चैलेंजिंग रहेगा। रुचित, फटाफट आप जरा व्यू देंगी पावर स्टॉक्स में। अडानी पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, ये तीनों के तीनों शेयर चल रहे हैं। बेहतर आपको क्या लग रहा है और कहीं क्या बीटीएसटी के मौके हैं? पावर ग्रिड के स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे, एक तो प्रीवियस हाइज ये स्टॉक ने सरपास किए, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और 310 के आसपास के आई थिंक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेक्टर एक ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम है, बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे करनी है तो पावर ग्रिड में कर सकते हैं। 293 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 310 के आसपास पहले टारगेट्स रहेंगे, और इनकेस वो लेवल सरपास हो जाते हैं तो पोजिशनली आप इसमें 318 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ज़्यादा समय है नहीं, सिर्फ 46 सेकंड बाद आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। तो देख लेते हैं मार्केट के अंदर इस समय का मार्केट का मोमेंटम क्या कह रहा है। बाजार के अंदर तो गिरावट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर इस तरह से जो प्रेशर आया है, ये प्रेशर आपको हो सकता है कल भी देखने को मिल जाए, यानी कल यानी कि हो सकता है आगे कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ भी दिखे। ये कल तो छुट्टी है खैर बाजार की, आप परसों देखेंगे, लेकिन 49,000 से लेकर 49,500 के बीच में फिलहाल मार्केट हो सकता है थोड़ा समय भी निकाले। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आज एडवांस डिक्लाइन सुबह बहुत बेहतर थी, दोपहर होते होते थोड़ी ख़राब हुई। एक बहुत ज़बरदस्त स्पाइक हमको वापस बैंकिंग काउंटर्स की वजह से आते हुए दिखा, लेकिन वो धीरे धीरे करके वापस गुम होता हुआ दिखा है। लेट्स सी, देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है, क्या मार्केट के अंदर और क्या ट्रेड बनता है। इस समय अगर आप बढ़ने वाले शेयर्स के हिसाब से चेक करेंगे तो जब बाजार आज बड़ा है वहाँ पर अगर आप चेक करें तो मार्केट के अंदर आज जो स्ट्रेंथ आई है वो काफ़ी हद तक M&M में थी, पावर ग्रिड में थी, श्रीराम फाइनेंस में थी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो में थी। कुल मिला के ऑटो स्टॉक्स काफ़ी ठीक थे। आज जो वीक काउंटर्स थे उसमें 2 तो टेक काउंटर्स ही हैं, टेक महिंद्रा SL टेक, एक फार्मास्यूटिकल्स का है डॉक्टर रेड्डीज, जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर, वो भी नीचे है, और BPCL भी आज नीचे है। साल का जिन शेयरों ने आज हाई टेस्ट किया है वो एक्सेस, आइशर, ग्रासिम और M&M, ये साल के हाई टेस्ट करने वाले शेयर्स भी बने हैं। अगर आप मिड कैप कैटेगरी को जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आज REC, PFC का दिन बहुत ही शानदार था। पावर इंडिया, JM फाइनेंशियल, जिलेट, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो काफ़ी अच्छे चले। SBFC के अंदर आज एक ब्लॉक लगा, ये शेयर करीब 5% नीचे था। स्पार्क भी आज नीचे था। ये सब के सब शेयर आज आपको नीचे दिखे। ठीक है जी, अविनाश सर, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए, और कल तो महाराष्ट्र डे है तो आप एंजॉय कीजिएगा अच्छे से। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। रुचित, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो रोलर कोस्टर राइड लास्ट के घंटे में एक ही चीज़ की बस मेरे को आज मार्केट से थोड़ा गिला शिकवा है। आप 10 मिनट लेते हो बाजार को 400 पॉइंट निफ्टी को ऊपर लाने में, और 10 मिनट लेते हो सिर्फ 400 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे लाने में, ये रिटेलर्स की हक की बात नहीं है। थोड़ा सा इस पर ज़रूर एक्सचेंजेस को और हम सबको सोचना चाहिए। ये वेटेज की प्रॉब्लम बहुत डिस्टर्बिंग है, ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मेरे को अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।